नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो विचार मंथन का दौर आप देख रहे हैं, वो विचार मंथन का दौर सिर्फ विचार मंथन तक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को तलब किए जाने की बात आपने सुनी, उनसे भी राय मशविरा लिया जा रहा है। दूसरे मुख्यमंत्रियों और संगठन से भी राय मशविरा लिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को 272 का आंकड़ा इस लोकसभा में बेहद मुश्किल लग रहा है। कैसे भारतीय जनता पार्टी 272 तक पहुंचे? चुनाव और चुनाव की मजबूरी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल के वादे का हिसाब किताब जब जनता रखने पर आती है तो स्वाभाविक है, हालात न तो 2014 के हैं और हालात न तो 2019 के हैं, बल्कि हालात 2024 के हैं। और 24 में जनता ये पूछने वाली है कि आपने किया तो किया क्या। और इस हालात में जो टिकट कटने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाए जाने की बात थी और कुछ लोगों को सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से बाहर रखने की बात थी। तमाम ऐसे नाम लिए जा रहे थे। तो उसके बारे में एक बड़ा खुलासा मैं आपके सामने ये करने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सर्वे तो संघ के द्वारा होता है, एक सर्वे भारतीय जनता पार्टी कराती है और एक सर्वे प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से भी करवाए जाते हैं कि किस एमपी का फीडबैक कैसा है या किस विपक्षी नेता का फीडबैक भी कैसा है और क्या वो विपक्षी नेता पार्टी में आ सकता है। आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर जीतना चाहती है, चाहे वो पिछले 5 सालों में या 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से अपनी असहमति दिखा रहे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसी दल से खड़े होकर पार्टी के खिलाफ खड़े हो। जो आ सकता है, जिसको टिकट देने से सीट निकल सकती है, अब वो सारे मतभेद भूल करके, सारी पुरानी बातों और आलोचनाओं को भूल करके मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। जानकर हैरत होगी आपको, कई सारे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी सीट से दूसरे लोगों का मन भी टटोला गया था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इस सर्वे ने, कहा जा रहा है गुजरात की एजेंसी को जो हायर किया गया और उस एजेंसी ने जो फीडबैक दिया, कई ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की पार्टी में रहकर भी आलोचना करते रहे हैं या फिर उम्र के कारण या दूसरी वजहों से उनका टिकट कटने की संभावना जताई जा रही थी, अब करीब करीब कंफर्म है कि उन्हें टिकट दिया जा रहा है। पहला नाम वरुण गांधी का आता है। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद, संजय गांधी के बेटे और पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद। 2009 भी जीते, 2014 भी जीते, 2019 भी जीते। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, चाहे वो पीलीभीत के सांसद रहे हो, चाहे वो सुल्तानपुर के सांसद रहे हो, बीजेपी में रहते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों से उन्होंने कभी भी इत्तेफाक नहीं रखा। समय समय पर सरकार की आलोचना करते रहे। एक दौर में उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी कुछ लोग ले रहे थे। इलाहाबाद में, तब प्रयागराज को इलाहाबाद ही कहते थे, वहां हुए भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मेलन में और सम्मेलन के पहले इलाहाबाद के हर चौक चौराहे पर भावी मुख्यमंत्री वरुण गांधी के पोस्टर दिखाई देते थे। लेकिन ये भावी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ तालमेल ना बिठा पाना, करीब करीब माना जा चुका था कि वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। भारतीय जनता पार्टी में लोग मान चुके थे कि जिस तरह से 2019 में अरुण जेटली के साथ सीधे विवादों में पड़ गए, कीर्ति आजाद को दरभंगा से बेटिकट कर दिया गया था, उन्हें पार्टी तक छोड़नी पड़ी, अब वो तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा है। उसी तरह से कीर्ति आजाद की तरह से वरुण गांधी का टिकट कटा हुआ माना जा रहा था कि अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन वरुण गांधी के बारे में खबरें हैं कि वरुण गांधी को ना चाहते हुए भी 272 के आंकड़े की मजबूरी ऐसी है, यूं कहें कि किसी भी सूरत में 250 भी बीजेपी पहुंच जाए, इस आंकड़े की मजबूरी ऐसी है कि इस आंकड़े के लिए, इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए वरुण गांधी को टिकट देना
नरेंद्र मोदी की मजबूरी बन गई है। पीलीभीत सीट के बारे में खबर थी, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, अंदर खाने के सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, उसमें वरुण गांधी के बारे में एक खबर थी कि वरुण गांधी का टिकट यदि कटा और वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव लड़ गए तो समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे सकती है। और वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी का समर्थन या इंडिया ब्लॉक का समर्थन यदि मिल गया तो वरुण गांधी बड़े अंतर से चुनाव फिर जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तक ये संदेश पहुंचाया गया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि वरुण गांधी को टिकट, चूंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, लिहाजा मजबूरी में ही सही, सीट की मजबूरी जो न करा दे, तमाम मतभिन्नताओं को दरकिनार करते हुए, जिसे राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दुश्मन मान लिया गया था, उन राजनीतिक दुश्मन को एक बार फिर पार्टी लोकसभा चुनाव में एकोमोडेट करने के लिए तैयार है, उसी पीलीभीत सीट से। अगला नाम नितिन गडकरी का लिया जा रहा था। जिस प्रकार से संसदीय बोर्ड की बैठक में नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व अध्यक्षों को संसदीय बोर्ड में रखने की परंपरा है। अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया और मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। लेकिन नितिन गडकरी को बिना मार्गदर्शक मंडल में डाले सीधे सीधे संसदीय बोर्ड से रुखसत किया गया। उस वक्त यह मान लिया गया था कि पार्टी में स्वतंत्र सोच रखने वाले और जिनका काम बोलता है, जिनकी छवि नरेंद्र मोदी की छवि के, उस छवि के साए तले नहीं बल्कि एक स्वतंत्र छवि के रूप में दिखती है, और सीट घटने की स्थिति में कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या गठबंधन की मजबूरियों के तहत बनने वाले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कहे तो नितिन गडकरी हो सकते हैं। और इस संभावित राजनीतिक खतरे को भांपते हुए उनका टिकट भी कटना तय बताया जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस का मन भी टटोला था कि नागपुर से टिकट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में यह फीडबैक मिला कि नितिन गडकरी के टिकट को काटने के बाद नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो भी गुवाहाटी मॉडल के बाद थोड़ी बहुत साख बीजेपी की बची है, शायद खाता खोलने की भी नौबत ना आए। अभी तो गारंटी के साथ इतना लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पक्की है, और वो एक सीट यदि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनकी सीट होगी। बाकी सीट जनता जाने, वोटिंग जाने और भगवान जाने, ये बात कही जाती है भाजपा के लोगों के बीच ही। तो उस एक सीट को भी तमाम असहमतियों के बावजूद और तमाम राजनीतिक खतरों को झेलने के बावजूद नितिन गडकरी को टिकट देना अब करीब करीब तय माना जा रहा है। उनके टिकट पर भी बताया जाता है कि मुहर लग गई है। 29 फरवरी को चर्चा है कि पहली लिस्ट बीजेपी की आ जाएगी और उस पहली लिस्ट में संभवतः इनमें से कुछ नाम आपके सामने भी आ जाए। तीसरा नाम वीके सिंह का बताया जा रहा है। वीके सिंह के बारे में खबरें हैं कि वीके सिंह को टिकट मिले तब भी गाजियाबाद की सीट मिल सकती है, और टिकट वीके सिंह को ना मिले तब भी गाजियाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। लेकिन राजनाथ सिंह के बारे में जो खबरें थी कि राजनाथ सिंह संभवतः इस बार उनके साथ भी वही हो जो 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, उन दोनों का टिकट काट दिया गया। तो उसी तरह से राजनाथ सिंह को भी इस बार कहा जाए कि अब आप चुनाव मत लड़िए, अब आप राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ जाइए। लेकिन राजनाथ सिंह का टिकट काटने में बीजेपी के साथ वही दिक्कतें थी जो नितिन गडकरी के साथ। नितिन गडकरी के साथ सामुदायिक अस्मिता उस तरह से नहीं जुड़ी थी जिस तरह से राजनाथ सिंह के साथ जुड़ जाने का खतरा था। नितिन गडकरी का टिकट कटने से क्षेत्रीय अस्मिता महाराष्ट्र में जरूर और पुख्ता होती, जो क्षेत्रीय अस्मिता गुवाहाटी मॉडल के तहत उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के बाद पैदा हो रही थी। राजनाथ सिंह के टिकट को काटने के बाद उत्तर भारत की, जहां जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में, वहां यह खतरा था कि विपक्ष इसको इस रूप में प्रचारित कर सकता था कि राजनाथ सिंह संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि सीटें कम आई तो उनके नाम पर कुछ दल भी समर्थन कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनाना है, तो समर्थन दे सकते हैं, जो एनडीए के दायरे के बाहर के दल है। तो टिकट कटने के बाद यह संदेश जाता कि प्रधानमंत्री पद की होड़ से राजनाथ सिंह का नाम काटने के लिए राजनाथ सिंह को किनारे लगाया गया है।
और इसकी तीखी प्रतिक्रिया राजपूत समाज में देखने को मिल सकती थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, खास करके बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में राजनाथ सिंह का अच्छा खासा दखल है। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोस के बिहार, झारखंड में भी उनका ठीक ठाक दखल है। तो ये खतरा था कि राजनाथ सिंह का टिकट काटने के बावजूद लखनऊ की सीट तो निकल सकती है, लेकिन लखनऊ की सीट निकालना मकसद नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 272 या कम से कम 250 तक पहुंचना मकसद है। फिलहाल के हालात में जब एक एक सीट कीमती है, तो उस दरमियान ये खबर यही मिल रही है कि राजनाथ सिंह को भी लखनऊ सीट से टिकट मिले या किसी दूसरी सीट से मिले। हो सकता है उनको वापस गाजियाबाद आने को कह दिया जाए, हो सकता है कि उनको पूर्वांचल या बिहार की किसी सीट पर भेज दिया जाए, लेकिन राजनाथ सिंह का टिकट नहीं कटेगा। राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और इसी तरह की जानकारी कुछ और भाजपा नेताओं के बारे में है, जिसमें रविशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। वहां कहा जा रहा है कि आर के सिन्हा के बेटे को टिकट मिलेगा, और रविशंकर प्रसाद का टिकट कटने के बावजूद भाजपा इस बात को लेकर मुतमईन है कि रविशंकर प्रसाद को टिकट मिले या ना मिले, वो सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण सीट पर टिकट मिले या ना मिले, वो सीट भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक मामला सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी का फंसा हुआ है, क्योंकि वहां मिक्स फीडबैक आया है। मेनका गांधी की सीट के बारे में कहा जा रहा है कि मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यदि चुनाव नहीं लड़ती है, सुल्तानपुर में उनकी लोकप्रियता शायद उतनी नहीं है, लेकिन पीलीभीत के आसपास की किसी सीट पर यदि विपक्ष द्वारा समर्थित, इंडिया ब्लॉक द्वारा समर्थित कैंडिडेट अगर मेनका गांधी हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लिहाजा मेनका गांधी के टिकट पर अभी संशय है कि उन्हें सुल्तानपुर से दिया जाए, किसी और सीट से दिया जाए, या मेनका गांधी को टिकट नहीं दिया जाए। टिकट नहीं देने के पीछे चाहे मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो या कोई और नेता हो, सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा तो ये बगावत तो नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो संघ पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, मसलन रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, ठीक वैसे ही कुछ और नाम लिए जाते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो उन्हें विपक्षी दल की तरफ से शायद वो मौका ना मिले। लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, दूसरा दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। तो आज की तारीख में ऐसे कई सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट पाने की स्थिति में आ गए हैं कि मजबूरियों के बावजूद, तमाम राजनीतिक दुश्वारियों को, यूं कहें कि राजनीतिक रूप से दुश्मनी की हद तक जा चुके भाजपा के इनर कॉन्फ्लिक्ट में, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक समीकरणों के बीच जो राजनीतिक दुश्मनी में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन या महत्वाकांक्षा जो तब्दील होती दिख रही थी, उस तब्दीली में लचीला रुख नरेंद्र मोदी को अपनाना पड़ रहा है, लचीला रुख अमित शाह को अपनाना पड़ रहा है। और इस लचीले रुख की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई सीटें हैं, हरियाणा में भी कई सीटें हैं। हरियाणा में अंबाला सीट के बारे में कहा जा रहा है कि वहां के सांसद को बदला जा सकता है, और चूंकि वो इलाका पंजाब से सटा हुआ है, किसान आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव है, रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहता है, लेकिन किसान आंदोलन ने उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया है। तो भाजपा ऐसे किसी भी व्यक्ति को वहां टिकट देने की स्थिति में जा सकती है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, भाजपा के मौजूदा नेतृत्व और नीतियों से भले ही वो ना इत्तेफाकी रखता हो, लेकिन अंबाला की सीट भाजपा को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये भी है, ये जानकर आपको हैरत होगी कि कांग्रेस पार्टी से दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव न लड़े, इस कवायद में भी भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने प्रयास कथित तौर पर कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि मौजूदा दौर में किसान आंदोलन के बाद, महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद जिस प्रकार से जाट अस्मिता हरियाणा और राजस्थान में खड़ी हो गई, जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थोड़े ही सही, पूरे जाटलैंड में नहीं, कुछ इलाकों में खड़ी हो गई, तो हालात बिगड़ सकते हैं। और इन हालातों को भांपते हुए, इन परिस्थितियों को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने ये कोशिश चलने की खबरें आ रही है कि किसी प्रकार से कोई तो जुगत लगे जिसे
हुडा पिता पुत्र यानी भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा चुनाव न लड़ पाए। उनके चुनाव न लड़ने की स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनकी सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी उनके चुनाव लड़ने जितनी मजबूत नहीं रहेगी। यह बात सही है। गुड़गांव और फरीदाबाद के बारे में भी कहा जा रहा है कि इन शहरी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 की तरह कंफर्टेबल नहीं है। कुछ हद तक कंफर्ट जोन में है, लेकिन 14 और 19 जैसी स्थिति में नहीं है। हाँ, गाजियाबाद नोएडा में वो स्थिति बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति जयपुर की शहरी सीट पर करीब करीब बनी हुई है। लेकिन टिकट देने, टिकट काटने, ये सारी परिस्थितियां जब चल रही है, तो सीट को देखते हुए, तमाम मतभेदों को देखते हुए, जिन सुशील कुमार मोदी को किनारे लगाया गया, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है कि सुशील कुमार मोदी को भी लोकसभा चुनाव बिहार में किसी सीट से लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी के इनर कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कोई भीतरघात न कर सके, ताकि भाजपा के स्थानीय नेतृत्व में टिकट से वंचित कोई व्यक्ति सुशील मोदी जैसे कैंडिडेट का तो कम से कम विरोध नहीं कर पाएगा। यह संभावना देखी जा रही है कि कहां ज्यादा विवाद है और कहां के समीकरणों में सुशील कुमार मोदी फिट होते हैं। बात नकुल नाथ की हो रही है। नकुल नाथ का ट्विटर बायो आप देख सकते हैं। वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी आपको दिखाई नहीं देगा। एमपी छिंदवाड़ा दिखाई देगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं देगी। चर्चा जोरों पर है कि नकुल नाथ चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चर्चा जोरों पर है कि कमलनाथ को भले ही पार्टी में नहीं लिया गया, क्योंकि 1984 को लेकर के दिल्ली और खास करके गुरदासपुर जैसी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी, कभी सन्नी देओल की चर्चा होती है और आजकल तो युवराज सिंह तक की चर्चा हो रही है, उसमें जो सीट निकालने की उम्मीद रखती है, वो उम्मीद धूमिल हो सकती है। और इन सब के बीच, तमाम तरह की बातों के बीच, जिन लोगों को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, मसलन रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, खासकर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें उनकी पसंदीदा सीटों से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, बशर्ते वो दोनों तैयार हो जाए। बड़े नेताओं को टिकट देकर सीटें निकालने की कोशिश बीजेपी करने की तैयारी में है। नरेंद्र सिंह तोमर भले ही विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए हो, उनके बारे में भी चर्चाएं चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बड़ी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति, विदर्भ की राजनीति और नितिन गडकरी का टिकट काट करके उनको दिया जाए, इसके लिए संभवतः उन्होंने भले ही हामी नहीं भरी हो, क्योंकि उन्हें एंटी इनकम्बेंसी और वोटर की नाराजगी, इन दोनों में से किसी एक का खतरा नजर आ रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को भी आखिरी दौर में कहा जा सकता है कि विदर्भ की किसी सीट से देवेंद्र फडणवीस को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। जब चुनाव में पार्टी की हालात खराब होते हैं या जहां पार्टी कमजोर होती है, वहां कैसे बीजेपी चुनाव लड़ने की रणनीति बनाती है। एक उदाहरण से समझिए, 2009 में पश्चिम बंगाल में कोई नामलेवा नहीं था बीजेपी का, लेकिन गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग का व्यक्तिगत तौर पर जसवंत सिंह लगातार समर्थन कर रहे थे। भाजपा के बड़े नेता जसवंत सिंह अब दिवंगत है। जसवंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की बजाय दार्जिलिंग से चुनाव लड़ाया और गोरखालैंड की मांग का समर्थन करने की उनकी प्रवृत्ति के कारण, उनकी राजनीतिक सोच के कारण बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से दार्जिलिंग के लोगों ने जसवंत सिंह को चुनाव जिताया था। तो वही जसवंत सिंह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनाव में हालात की गंभीरता को समझते हुए अलग अलग राज्यों में अपनाना पड़ रहा है। भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी को आज तक जिसने भी अब शब्द कहे राजनीतिक तौर पर आलोचना की, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, नरेंद्र मोदी ने उनको ठिकाने लगा दिया, राजनीतिक रूप से ठिकाने लगा दिया, ये आरोप लगते हैं। लेकिन तब वो साल दूसरा था, वो दौर दूसरा था। गुजरात का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर समय नरेंद्र मोदी एक कंफर्ट जोन में थे। 2002 में पहला विधानसभा चुनाव, जिसमें गुजरात के सांप्रदायिक तनाव और उस भीषण सांप्रदायिक विवाद के बाद जो चुनाव हुआ, उसमें उस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 2/3 के करीब बहुमत हासिल किया। 2007 में भी वो बहुमत हासिल करके लाए। 2012 में भी स्थितियां थोड़ी विपरीत दिख रही थी, लेकिन वो बहुमत हासिल करके लाए। और 2014 में जब दिल्ली आ गए, वहां भी उन्हें अकेले बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया।
2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। आज के हालात दूसरे हैं। आज इंडिया गठबंधन भी बन चुका है, किसान आंदोलन भी है, नौजवानों का आंदोलन भी है, पेपर लीक के मामले भी सामने आ रहे हैं, अग्निवीर का भी आंदोलन है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चुनाव ड्यूटी में लगे हुए लोग कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनका भी गुस्सा है। नौजवानों के साथ साथ महंगाई का भी मुद्दा है, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा है, और एक सबसे बड़ी टेस्टिमोनी तो यह है कि नूह और मेवात के माध्यम से जो सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा करने की कोशिश हरियाणा में की गई थी, उसे हरियाणा के बहुसंख्यक समाज के लोगों ने परवान नहीं चढ़ने दिया। मेवातियों के साथ मोटे तौर पर समाज खड़ा हो गया। तमाम सोशल मीडिया में उकसाने वाले पोस्ट आए, लेकिन लोग चट्टान की तरह अड़े रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हरियाणा में अब सांप्रदायिकता को मौका नहीं देना है। तो ये हालात जब हरियाणा में बने, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं। किस कदर कर सकते हैं? उसी कदर कर सकते हैं जब पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखिए, तो मुजफ्फरनगर का मामला हो या बागपत का मामला हो, बेहद कम मार्जिन से अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी चुनाव हारे थे। अब जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन के साथ बताए जाते हैं। साथ है या नहीं है, यह औपचारिक ऐलान जब गठबंधन का हो जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर फिलहाल साथ बताए जाते हैं। लेकिन उसी परिस्थितियों में जब सतपाल मलिक अस्पताल के बिस्तर से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और उनके घर पर सीबीआई का छापा चल रहा है, तो जरा कल्पना कीजिए कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की कथित मिमिक्री के मामले में जो मुद्दा बना और उसके बाद धनखड़ खाप को जगदीप धनखड़ के समर्थन में खड़ा करने की कोशिशें हुई, तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की मलिक खाप सतपाल मलिक के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर जाए। हालात स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने अनुकूल नहीं है। चुनावी हिंदुत्व का मतलब लोग समझ चुके हैं, जनता अपने मुद्दों पर आती हुई दिख रही है, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का मंदिर का नैरेटिव जो खड़ा किया गया था राम मंदिर के सहारे, उस नैरेटिव से भी बड़ा नैरेटिव आज की तारीख में पेपर लीक के कथित मामले का खड़ा हो रहा है। जनता के लिए अब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का मामला है। 50 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो पुलिस भर्ती की परीक्षा में शामिल होने गए थे। अब उनका पेपर 6 महीने बाद होगा। आरओ एआरओ का मामला है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो हालात है, उस हालात में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के गठबंधन ने, इंडिया अलायंस के बीच हुए इस गठबंधन ने और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे ने, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि झारखंड तक की पूरी सियासत और आदिवासी चेतना में उबाल पैदा कर दिया है। और इन हालातों के बीच नवीन पटनायक क्या फिर से 8 सीट जीतने देंगे? डीके शिव कुमार खाता खुलने से आगे बढ़ने देंगे कर्नाटक में? और इन सब के बीच राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाना बहुत मजबूरी पैदा कर रहा है। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट से कांग्रेसी बने नेता, उनके बारे में एक बड़ी अंदरूनी सूचना यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर वो मनोज तिवारी का मुकाबला करते हुए दिख सकते हैं। इस इलाके में बिहार और पूर्वांचल के लोगों की बड़ी तादाद है, अल्पसंख्यक वोटर भी ठीक ठाक है, स्टूडेंट्स का एरिया है नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुखर्जी नगर का। और इन सब के बीच जब मुकाबला कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव के नतीजों का पता है। मनीष सिसोदिया जेल में रहते हुए पूर्वी दिल्ली से उतर सकते हैं। गौतम गंभीर कितनी गंभीरता से लड़ेंगे, या कोई और गंभीर प्रत्याशी लाया जाएगा मनीष सिसोदिया है तो? इस बात को लेकर भी बीजेपी में मंथन है। और मंथन तो इस बात पर भी है कि मीनाक्षी लेखी सरकारी कर्मचारियों के इलाके नई दिल्ली लोकसभा सीट पर किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख पाएंगी। तो बात यहां पक्ष और विपक्ष की भी है, आरक्षण की भी है, जाति जनगणना की भी है, और अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, पुरानी पेंशन व्यवस्था, इन सारी मांगों के बीच में एक मांग किसानों की भी है।
हालात सब तरह से खड़े हो गए हैं और कोई सेंट्रल नैरेटिव बीजेपी नहीं बना पाई है। तो चुनाव का एक सामान्य सा फॉर्मूला है कि जब आप या कोई राजनीतिक दल सेंट्रल नैरेटिव बना पाने की स्थिति में नहीं होता है, एक केंद्रीय एजेंडा बना पाने की स्थिति में नहीं होता है, जैसे 2014 में अपने आप एक एजेंडा बना हुआ था कि कांग्रेस को हराना है। 2019 में एक एजेंडा बना हुआ था, बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक से राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व को एक ही चाशनी में डाल दिया गया था और चुनावी जलेबी वहां बनाई गई थी। लेकिन अब वो चुनावी जलेबी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और सेंट्रल एजेंडे का अभाव होने की वजह से जनता के अपने अपने मुद्दे, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, वो सारे हावी होते जा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में एकमात्र रास्ता ही दिखता है कि जो जहां से जिसका विनेबिलिटी फैक्टर हो, जो जहां से चुनाव को जीत या जिता सकता हो, उसको सामने लाओ, उसको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि अंततः नंबर मायने रखता है, सीट मायने रखता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस बात को समझ लिया है कि सीट निकाल के चाहे वरुण गांधी दे, चाहे मेनका गांधी दे, चाहे नकुल नाथ दे, चाहे नितिन गडकरी दे, चाहे देवेंद्र फडणवीस दे, चाहे राजनाथ सिंह दे, चाहे महेंद्र नाथ पांडे दे, या विपक्ष के किसी उम्मीदवार को बिठाना पड़े। और कुरुक्षेत्र सीट की बात भी मैं आपको बता दूं चलते चलते, नवीन जिंदल बड़े उद्योगपति के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंततः उन पर भी डोरे डाल रही है कि या तो वो खुद लड़ जाए या उनके परिवार का कोई सदस्य कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट या सोनीपत की लोकसभा सीट पर मुकाबला करे, क्योंकि उनके पास संसाधन है, सब कुछ है। और जब नैरेटिव खिलाफ हो तो संसाधन झोंक करके शायद कुछ सीटें निकल जाए। लेकिन संसाधन तो नरेंद्र मोदी के पास भी है, संसाधन तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी संसाधन की पूर्ति की गई है। और सत्ता में जो पार्टी होती है, जो नेता होता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या मनमोहन सिंह हो, कोई भी हो, सत्ताधारी पार्टी कभी भी संसाधनों के अभाव का रोना नहीं रो सकती। तो संसाधनों का अभाव और दूसरी तरफ संसाधनों की प्रचुरता और तीसरी तरफ जन संसाधन, यानी जनता के रूप में जो संसाधन है, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ तो नहीं जुड़ रहा है, वो इंडिया अलायंस के साथ तो नहीं जुड़ रहा है। और मुद्दे के अभाव में, किसी सेंट्रल नैरेटिव के अभाव में, क्या जनता ये तो नहीं सोच रही कि चलो जब कोई मुद्दा नहीं है तो नरेंद्र मोदी को बने रहने दिया जाए, या कोई मुद्दा नहीं है तो 10 साल हो गया, सत्ता में बदलाव करना चाहिए, बार बार बदलना चाहिए। तो जनता या तो बदलाव सोच रही है या फिर यथा स्थिति को बनाए रखने की सोच रही है। देखते हैं यथा स्थिति और बदलाव के बीच में, जब भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर मजबूरी में ही सही, नंबर गेम के लिए ही सही, अपने राजनीतिक दुश्मनों को या दोस्त से दुश्मन बने लोगों को चुनाव में टिकट देने की मजबूरी तक जा रही है, तो हालात की गंभीरता को आप खुद समझ सकते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट पा जाएंगे। और अब जो अंदरूनी खबरें हैं, करीब करीब वो टिकट पा चुके हैं। राजनाथ सिंह और गडकरी भी टिकट पा चुके हैं, मेनका गांधी भी टिकट पाने के बेहद करीब है। और इन सारे हालातों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मजबूरी को समझिए और 2024 के हालात को भी समझिए। ज्यादा दिन नहीं है, सब कुछ आपके सामने होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।